कहानी की शुरुआत होती है एक गोली के जन्म से। हम देखते हैं कि कैसे पिघले हुए मेटल का एक टुकड़ा मशीनों के बीच से गुजरकर एक खतरनाक हथियार की शक्ल लेता है। फिर उसे एक बॉक्स में बंद करके जहाज पे लाद कर हजारों मील दूर समंदर के रास्ते एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहां हर तरफ खाली जगह और बर्बादी है। और आखिर में वो गोली एक मासूम बच्चे के दिमाग को चीरती हुई निकल जाती है। फिर कैमरा हमें दिखाता है यूरी ऑर्लोव को, जो इस बर्बादी के बीच ऐसे खड़ा है जैसे ये सब उसके लिए रोज का काम हो। वो सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहता है, दुनिया में 55 करोड़ से ज्यादा हथियार मौजूद है, यानी हर 12 में से एक आदमी के पास हथियार है। और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछता है जो इस पूरे धंधे की नींव है। अब सवाल यह है कि बाकी 11 को हथियार कैसे बेचे जाएं। ये जानने के लिए कि यूरी इस खूनी मैदान तक कैसे पहुंचा, कहानी हमें 80 के दशक की शुरुआत में ले जाती है। यूरी अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क के ब्राइटन बीच में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी जब तक कि एक दिन रेस्टोरेंट के बाहर रशियन माफिया के 2 गुटों में गैंग वॉर नहीं छिड़ जाती। यूरी अपनी आंखों के सामने गोलियों की बौछार देखता है, लेकिन इस डर के बीच उसके दिमाग में एक बत्ती जलती है। वो महसूस करता है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, लेकिन अपनी जान बचाने या दूसरों की जान लेने की जरूरत खाने की जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ी है। उसे एहसास होता है कि रेस्टोरेंट चलाना एक धंधा है, लेकिन हथियार बेचना एक जरूरत पूरी करना है। यहीं से उसके दिमाग में हथियारों के कारोबार में उतरने का रिस्की आइडिया जन्म लेता है। इस रिस्की आइडिया को सच्चाई में बदलने के लिए यूरी को एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, और वो इंसान था उसका छोटा भाई विटाली। विटाली, जो एक शेफ है, पहले तो इस खूनी खेल में शामिल होने से साफ मना कर देता है। वो कहता है, यूरी, लोग इससे मरते हैं। लेकिन यूरी उसे पैसों और ऐशो आराम का सपना दिखाकर मना लेता है। वो कहता है, ये हमारा काम नहीं है, हम तो बस बंदूकें बेचते हैं। ये वो झूठ था जिससे यूरी पूरी जिंदगी खुद से बोलता रहा। आखिरकार विटाली मान जाता है और दोनों भाई मौत के इस कारोबार में अपने पहले कदम रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्टनर मिलने के बाद अब बारी थी पहली डील की। यूरी इजरायली उजी मशीन गन का एक सौदा तय करता है। खरीदार के सामने वो ऐसे पेश आता है जैसे इस धंधे का पुराना खिलाड़ी हो। डील के दौरान जब एक खरीदार उस पर बंदूक तान देता है तो यूरी के कॉन्फिडेंस को देखकर वो इंप्रेस हो जाता है और डील पक्की हो जाती है। इस पहली कामयाबी के बाद यूरी और विटाली छोटे मोटे सौदे करके बाजार में अपनी जगह बनाने लगते हैं। उनकी फेम धीरे धीरे गैंगस्टर दुनिया में फैलने लगती है। यूरी का बढ़ता हुआ नाम अब छुपाए नहीं छिप रहा था, और जहां कहीं भी मौत का सामान बिकता है वहां एक शख्स जरूर पहुंच जाता है, इंटरपोल एजेंट जैक वैलेंटाइन। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर की पुलिस फोर्स के बीच तालमेल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ती है। वैलेंटाइन एक ऐसा अफसर था जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, यूरी जैसे मौत के डीलरों को सलाखों के पीछे डालना। हमें दिखाया जाता है कि जैक अपने ऑफिस में एक बोर्ड पर यूरी के नेटवर्क का चार्ट बना रहा है। वो समझ चुका था कि यूरी कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि एक बड़ा खतरा बनने वाला है। यहीं से उन दोनों के बीच एक लंबे और रिस्की चूहे बिल्ली के खेल की शुरुआत होती है। अपने काले धंधे पर पर्दा डालने के लिए और समाज में एक सम्मानित चेहरा बनाए रखने के लिए यूरी को एक साफ सुथरी चमकती हुई जिंदगी की जरूरत थी, और इस दिखावे के लिए उसने अपने बचपन का प्यार सुपर मॉडल एवा फॉन्टेन को चुना। वो एक पूरा आइलैंड बुक करता है, अपना प्राइवेट जेट भेजता है और एक झूठी मूवी के सेट का नाटक करके एवा को इंप्रेस कर लेता है। वो एवा से शादी कर लेता है और अब उसकी दोहरी जिंदगी शुरू होती है। एक तरफ वो एक अमीर प्यार करने वाला पति था और दूसरी तरफ एक घातक हथियार तस्कर। ये शादी उसकी ढाल थी, लेकिन जैक वैलेंटाइन पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे यूरी को समंदर के बीचों बीच घेरने का मौका मिल ही गया। जैक हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरता है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। लेकिन यूरी हमेशा 3 कदम आगे सोचता था। वो तुरंत अपने क्रू को जहाज का नाम, झंडा और कागजात बदलने का हुक्म देता है। जब तक जैक जहाज के कैप्टन के पास पहुंचता है, जहाज की पहचान बदल चुकी थी। जैक के पास यूरी को गिरफ्तारी करने का कोई प्रूफ नहीं बचता और उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। इस घटना से यूरी का अकड़ और भी बढ़ जाता है। यूरी जैक से तो बच गया, लेकिन अब उसकी किस्मत एक ऐसी करवट लेने वाली थी जिसने उसे मौत के डीलर के तख्त पर बिठा दिया। साल 1991 में सोवियत संघ का पतन यूरी के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। यूक्रेन में मौजूद सोवियत सेना के अड्डों पर हथियारों का एक समंदर पड़ा था, AK-47 टैंक, हेलीकॉप्टर, जिनका कोई मालिक नहीं था। यूरी अपने चाचा, जो कि यूक्रेनी सेना में एक जनरल थे, की मदद से इन हथियारों को कौड़ियों के दाम खरीद लेता है। ये वो मौका था जिसने यूरी को एक छोटे मोटे डीलर से हथियारों का शहंशाह बना दिया। इस अनगिनत स्टॉक को बेचने के लिए यूरी को नए खरीदारों की जरूरत थी, और ये तलाश उसे ले गई अफ्रीका।
यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है लाइबेरिया के एक क्रूड तानाशाह ऑन्ड्रे बैप्टिस्ट सीनियर से। वो यूरी को पेमेंट के तौर पर ब्लड डायमंड्स देता है। ब्लड डायमंड्स वो हीरे होते हैं जो किसी युद्धग्रस्त इलाके से निकाले जाते हैं और फिर उन्हें बेचकर मिलने वाले पैसों से लड़ाई को और भड़काया जाता है। अफ्रीका का खौफ खासतौर पर विटाली के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल रहा था। वो हर डील के बाद और ज्यादा खामोश होता जा रहा था। उसे ये एहसास होने लगा था कि वे सिर्फ हथियार नहीं बल्कि मौत बेच रहे हैं। अफ्रीका में ही एक डील के दौरान आंड्रे यूरी के पुराने दुश्मन शिमोन वाइस को पकड़ लेता है। वो यूरी को एक लोडेड रिवॉल्वर देकर कहता है, इसे खत्म कर दो। यूरी मना कर देता है, लेकिन आंड्रे जबरदस्ती उसके हाथ से गोली चलवा देता है। यह पहली बार था जब यूरी के हाथों पर किसी का खून लगा था। इस घटना के बाद विटाली पूरी तरह टूट जाता है। वो इस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कोकेन के नशे में डूब जाता है ताकि वो उन चीखों को भुला सके जो उसके दिमाग में गूंज रही थीं। विटाली को रिहैब में भेजने के बाद यूरी अकेले ही अपना साम्राज्य चलाता है। जैक समझ गया था कि यूरी को कानूनी तौर पर पकड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने उसकी सबसे कमजोर नस पर वार किया, उसका परिवार। जैक यूरी की पत्नी एवा के पास पहुंचता है और उसे यूरी के धंधे की सच्चाई बताता है। एवा पहले तो यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो घर जाकर यूरी के छुपाए हुए कंटेनर को खोलती है तो उसका पूरा झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। वो यूरी के सामने एक शर्त रखती है, या तो ये धंधा छोड़ दो या मुझे और अपने बेटे को भूल जाओ। अपने परिवार को बचाने के लिए यूरी हथियार बेचना छोड़ देता है। 6 महीने तक वो एक शरीफ इंसान बनने की कोशिश करता है, लेकिन जिस इंसान ने जंग के मैदान में सौदे किए हों, उसे बोर्डरूम की मीटिंगें नींद की गोलियों जैसी लगती हैं। उसे अपने पुराने काम की ताकत, पैसा और रोमांच याद आने लगता है। इसी बीच आंड्रे उसे एक आखिरी और सबसे बड़ी डील के लिए बुलाता है। यूरी अपने लालच के आगे हार जाता है और वापस जाने का फैसला कर लेता है। इस रिस्की डील के लिए यूरी को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिस पर वो अपने आप से ज्यादा भरोसा कर सके, उसका भाई। वो विटाली को, जो अब रिहैब से लौट चुका है, मनाकर अपने साथ ले तो आता है, लेकिन यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। वे सिएरा लियोन पहुंचते हैं और जहां भी अपनी आंखों के सामने आंड्रे के लोगों को एक पूरे गांव का कत्लेआम करते देखते हैं। ये मंजर देखकर विटाली का अंतरात्मा, जो सालों से दबा हुआ था, आखिरकार जाग जाता है। वो समझ जाता है कि अगर ये डील हुई तो उनके बेचे हुए हथियार और भी हजारों बेगुनाहों की जान लेंगे। वो यूरी से कहता है, हम शैतानों को हथियार बेच रहे हैं, और तब वो एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। वो हथियारों से भरे एक ट्रक पर एक ग्रेनेड फेंक देता है। एक जोरदार धमाका होता है। इससे पहले कि वो दूसरे ट्रक को उड़ा पाता, आंड्रे के सैनिक उसे गोलियों से भून देते हैं। यूरी अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते देखता है। ये वो कीमत थी जो यूरी ने अपने लालच के लिए चुकाई थी। अपने भाई की मौत ने यूरी को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यही मौत उसके साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। विटाली के शरीर से मिली गोली जैक वैलेंटाइन के लिए वो सबूत थी जिसका उसे सालों से इंतजार था। जैक आखिरकार यूरी को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लेता है। उसी वक्त एवा को पता चलता है कि यूरी फिर से हथियार बेच रहा है और वो अपने बेटे को लेकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। यूरी के माँ बाप भी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। एक ही झटके में यूरी ने अपना भाई, अपना परिवार और अपनी आज़ादी सब कुछ खो दिया था। कस्टडी में जैक वैलेंटाइन उसे बताता है कि उसे इतनी लंबी सजा होगी कि उसकी हड्डियां जेल में ही गल जाएंगी, लेकिन यूरी एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें लगता है मैं कोर्ट जाऊंगा? तुम्हें पता है मुझे कौन आज़ाद करवाएगा? तुम्हारा बॉस। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर अमेरिकी प्रेसिडेंट है। वो मेरे सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। मैं एक जरूरी शैतान हूं। जैक ये सुनकर सन्न रह जाता है और ठीक वैसा ही होता है। एक ऊंचे पद का आर्मी ऑफिसर आकर यूरी को रिहा करने का हुक्म देता है। यूरी आजाद हो जाता है और वापस उसी धंधे में लौट आता है, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेला है। वो फिर से हथियार बेचता है, फिर से पैसा कमाता है, लेकिन उसके पास अब कोई नहीं है जिसके साथ वो ये सब बांट सके। उसने पैसे और ताकत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और जीत भी गया, लेकिन इस जीत की कीमत थी उसका परिवार, उसका भाई और उसकी अपनी मानवता। फिल्म खत्म होती है और स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आता है जो बताता है कि दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार बेचने वाले देश अमेरिका, यूके, रूस, फ्रांस और चीन वही हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं, जिनका काम दुनिया में शांति बनाए रखना है।